हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने के 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में एशियन गेम्स और नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस तमिल ऑथर को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है शिवशंकरी प्रसाद को इनकी किताब सूर्यवंशम के लिए। सरस्वती सम्मान अवार्ड की शुरुआत हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में और ये इस अवार्ड का 32वां एडिशन है और इसकी विनर हैं शिवशंकरी प्रसाद। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, इसकी विनर कौन है? इस अवार्ड की विनर हैं सी एस लक्ष्मी। सी एस लक्ष्मी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इंडियन लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। अंबाई इनका स्यूडोनेम या काल्पनिक नाम है। ये अंबाई के नाम से फिक्शनल किताबें लिखती हैं और अंबाई को 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये अवार्ड टाटा लिटरेचर लाइव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान दिया गया है, जो हर साल मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इस अवार्ड का 15th एडिशन है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? BRO के नए DG बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। BRO इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भारत के बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसकी पहली फीमेल रिसिपिएंट कौन बनी है? ये बनी है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति भारत की जानी मानी ऑथर हैं, एजुकेटर हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से फिलेंथ्रोपी का काम करती हैं। इसी साल अप्रैल मंथ में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की वाइफ हैं और नारायण मूर्ति को 2014 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी ये भारत की पहले कपल हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2008 में। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मालदीव्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है प्रो चाइना लीडर मोहम्मद मुइज़ू ने। मोहम्मद मुइज़ू चाइना के द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट थे, जो कि भारत के लिए एक सेटबैक है। इनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को भेजा गया था और किरण रिजिजू के माध्यम से इन्होंने मालदीव से इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स को विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की साइंटिस्ट को डच स्पिनोजा प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड की विनर हैं डॉक्टर जोइता गुप्ता। ये एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की प्रोफेसर हैं। ये अवार्ड क्लाइमेट चेंज रिसर्च की फील्ड में इनके काम के लिए दिया गया है। डच स्पिनोजा प्राइज नीदरलैंड का साइंस की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। इस अवार्ड को डच का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। डच बेसिकली नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। ICC के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किनको बनाया गया है? वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर और वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान टीम के मेंटर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया था? ये बनाया गया था इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन अजय जाडेजा को। अमेरिका के किस स्टेट में BR अम्बेडकर की भारत से बाहर बनी सबसे ऊंची स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया है? ये बना है वाशिंगटन के मैरीलैंड में। वाशिंगटन USA की कैपिटल है। 19 फीट के इस स्टैच्यू का नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इसको इंस्टॉल किया गया है
मैरीलैंड के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। इस स्टैच्यू को बनाया है स्कल्पटर राम सुतार ने, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था, जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। और अगर बी आर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू की बात करें तो वो लोकेटेड है हैदराबाद में। इसी साल अंबेडकर जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और हैदराबाद वाले स्टैच्यू की हाइट है 125 फीट। और ये स्टैच्यू हैदराबाद वाले स्टैच्यू का ही एक रेप्लिका है। इसके बाद यूएसए में ही दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया है। ये अमेरिका के किस स्टेट में बना है? ये बना है न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल टाउनशिप में। इस टेम्पल का नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल और ये मॉडर्न एरा का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। अगर ओवरऑल लार्जेस्ट टेम्पल की बात करें तो वो है कंबोडिया का अंकोर वट टेम्पल। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं इंदिरा मणि पांडे। इससे पहले ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर थे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ये बने हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची और इन्होंने रिप्लेस किया है इंदिरा मणि पांडे को। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? जीआईसीआरई के नए सीएमडी बने हैं रामास्वामी नारायणन और इन्होंने रिप्लेस किया है देवेश श्रीवास्तव को। जीआईसी इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके नए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? आईआरईडीए के नए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बने हैं विजय कुमार मोहंती। आईआरईडीए एक एनबीएफसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। बीडब्ल्यूएफ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक अचीव करने वाले भारत की पहली जोड़ी कौन बने हैं? ये जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। इनके अलावा भारत के अब तक केवल 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंक अचीव किया हो। सबसे पहले वर्ल्ड नंबर बने थे प्रकाश पादुकोण 1980 में। इसके बाद 2015 यानी 35 साल बाद साइना नेहवाल वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी। इसके बाद 2018 में किदाम्बी श्रीकांत। तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक अचीव करने वाले भारत की पहली जोड़ी बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, ये किस राज्य के 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं राजस्थान में। इससे पहले इसी साल अगस्त में राजस्थान की सरकार ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे और अब राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 53। अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। ये ट्वीट है राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत का। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। किस स्टेट के धोर्दो विलेज को यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है? तो धोर्दो विलेज लोकेटेड है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये भारत का पहला विलेज है जिसको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। धोर्दो विलेज बेसिकली फेमस है रण उत्सव के लिए। इस फेस्टिवल में कई इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी आते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में। उसके बाद पंजाब के किस विलेज को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2023 के बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है?
ये बना है पंजाब के गुरदासपुर में लोकेटेड नवापिंड सरदरन विलेज। इस गांव को इसके 140 साल पुराना कोठी और पीपल हवेली के लिए जाना जाता है। हाल ही में गोवा में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेस्टिवल के दौरान हॉलीवुड के किस एक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और एक्टर आयुष्मान खुराना के द्वारा इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। किस इंडियन एथलीट को हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया है? ये बने हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा युवराज सिंह के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। युवराज सिंह 2017 में लॉरियस एम्बेसडर बने थे। रिसेंटली किस पब्लिक सेक्टर कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आने वाली दो कंपनीज को नवरत्न स्टेटस में अपग्रेड किया गया है। ये कंपनीज हैं इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में अब नवरत्न कंपनी की संख्या हो गई है 16। किस इंडियन पीएसयू को फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दुनिया के टॉप 700 कंपनीज की इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी की रैंक थी 261। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो इस बार काफी कंट्रोवर्शियल रहा, इसमें इस बार भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 125 देशों के इस लिस्ट में भारत की रैंक है 111। भारत की ये अब तक की सबसे खराब रैंकिंग है। हालांकि भारत सरकार ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है और इस रिपोर्ट को बनाने के तरीके को चैलेंज भी किया है। इसमें टॉप किया है बेलारूस ने और ये पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मैस्कॉट किसको बनाया गया है? इसके मैस्कॉट का नाम है जूही। और जूही इंस्पायर्ड है झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के 67 साल के एक हाथी से। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया गया है झारखंड की कैपिटल रांची में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है? ये बना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो दिव्यांगजन के लिए डेडिकेटेड इस हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। भारत के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर मिनेश शाह। ये भारत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीएमडी हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में और डॉक्टर मिनेश शाह को इसके नए बोर्ड मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम रखा गया है रैपिडेक्स। इसका एक और नाम रखा गया है नमो भारत। ये वंदे भारत से मिलता जुलता नाम है और इसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन से। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा दो राज्यों के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, उड़ीसा और त्रिपुरा। उड़ीसा के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं झारखंड के फॉर्मर सीएम रघुवर दास। और त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं तेलंगाना बीजेपी के सेक्रेटरी इंद्रसेना रेड्डी। वाइड अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप ये किसने जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। ये नागपुर से बिलोंग करते हैं और ये नागपुर के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। 2018 में ये भारत के चौथे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। रैपिड चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था इटली के सर्दिनिया में। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में
किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड कहे जाने वाले अमोल मजूमदार। ये मुंबई क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं। इन्होंने सक्सीड किया है रमेश पवार को, जिन्हें दिसंबर 2022 में ही हटाया गया था। यूएनसीटैड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 8वां वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम हाल ही में अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के किस इंस्टीट्यूट को आईएसएआर ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड जीता है आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। आईएसएआर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसको शॉर्ट में यूएन अवार्ड्स भी कहा जाता है। आईसीएआई को ये अवार्ड मिला है इसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। आईसीएआई के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को दुनिया के दूसरे इनिशिएटिव्स में से सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। यूएनसीटैड का हेडक्वार्टर है जेनीवा में और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एक किताब लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है वेटरन जर्नलिस्ट अशोक टंडन ने। ये लंदन में पीटीआई ब्यूरो के चीफ थे। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस किताब में भारत की आज़ादी के बाद हुए कई ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखा है जिसकी मदद से भारत एक कॉलोनाइज्ड नेशन से आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। तो इस किताब को लिखा है अशोक टंडन ने। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? आईआरसीटीसी के नए सीएमडी बने हैं संजय कुमार जैन। इनसे पहले इसके सीएमडी थे महेंद्र प्रताप माल, जो जनवरी 2021 में ही रिटायर हो चुके थे और तब से ये पोस्ट वैकेंट है। अच्छा, आईआरसीटीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? ये बना था 1999 में। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक वासवानी। ये यूके के बार्कले बैंक के फॉर्मर सीईओ हैं। इन्होंने सक्सीड किया है उदय कोटक को। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस बॉलीवुड एक्टर को आने वाले इलेक्शंस में वोटर अवेयरनेस के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है? ईसीआई के नेशनल आइकॉन के रूप में अपॉइंट किया गया है न्यूटन फिल्म के एक्टर राजकुमार राव को। इन्होंने न्यूटन फिल्म में एक इलेक्शन ऑफिसर का रोल किया था। इस फिल्म को 2017 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? बिशन सिंह बेदी भारत के एक लेजेंडरी स्पिनर थे और ये इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी थे। भारत के किस 10 साल के बच्चे ने 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है बेंगलुरु के विहान ताल्या विकास ने। विहान के इस पिक्चर को 95 देशों के 50,000 से भी अधिक एंट्रीज में से सिलेक्ट किया गया है। इस अवार्ड को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फोटोग्राफी में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है और इस पिक्चर में इसने लॉर्ड कृष्णा के स्टैच्यू के बगल में एक ऑर्नामेंटल स्पाइडर को शिकार करते हुए कैप्चर किया है। ये अवार्ड दिया जाता है लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा। 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड के विनर कौन बने हैं? ये जीता है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने। ये इनका 8वां बैलन डी'ओर अवार्ड है और सबसे ज्यादा बार बैलन डी'ओर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और इनके बाद दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने अब तक 5 बैलन डी'ओर अवार्ड जीते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और 2023 का वुमेन्स बैलन डी'ओर अवार्ड जीतने वाली खिलाड़ी बनी है स्पेन की ऐताना बोनमाती। यूएसआई एसपीएफ
यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा 2023 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को। इनको ये अवार्ड दिया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा फिलेंथ्रोपी और सीएसआर के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा ये हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इसके बाद लेज के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन कौन बना है? ये बना है भोपाल महिला थाना। भोपाल महिला थाना आईएसओ के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और इसका हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। नीलाबो कुडिचा सिम्हांगल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लायंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट, ये किस इसरो साइंटिस्ट की ऑटोबायोग्राफी है? ये है इसरो के करेंट चेयरमैन एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने इस बुक को लिखा था यंग लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लेकिन इस किताब में इसरो के फॉर्मर चीफ A-1 और चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से इस बुक पे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अभी शायद इस बुक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। किस मैथमेटिशियन को 2023 के रामानुजम प्राइज से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्सियांग यांग को। रामानुजम प्राइज दिया जाता है शास्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा उन यंग साइंटिस्ट को जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में असाधारण योगदान दिया हो। कुंबाकोनम श्रीनिवास रामानुजम का होम टाउन भी है और इस प्राइज की एज लिमिट रखी गई है 32 साल। इसी उम्र में श्रीनिवास रामानुजम की मृत्यु हुई थी। किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है हैदराबाद में। 23 किलोमीटर के इस ट्रैक का नाम रखा गया है हेल्थ वे और दुनिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है साउथ कोरिया में। साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप ये किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने। तो भारत ने हराया पाकिस्तान को 3-0 से। इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। हाल ही में साउथ कोरिया के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान किस इंडियन एक्ट्रेस को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड मिला है करिश्मा तन्नो को इनकी नेटफ्लिक्स सीरीज स्कूप के लिए। स्कूप के डायरेक्टर हैं हंसल मेहता। ये करिश्मा तन्ना का बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में पहला अवार्ड। इसके अलावा इसी फिल्म फेस्टिवल में स्कूप को बेस्ट एशियन सीरीज का अवार्ड मिला है। इनके हाथ में दो अवार्ड्स दिख रहे होंगे आपको, एक है बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड और दूसरा है बेस्ट एशियन सीरीज अवार्ड। अब बात करते हैं इस महीने के जीआई टैग्स की, जिसमें खामती राइस, याक चुरपी और तांगसा टेक्सटाइल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। खामती राइस को खौताई भी कहा जाता है। ये एक स्टिकी वैरायटी का राइस है और याक चुरपी अरुणाचली याक का एक मिल्क प्रोडक्ट है और मेनली एसोसिएटेड है अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट से। के बाद रसबली स्वीट्स और पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। रसबली स्वीट्स बिलोंग करता है उड़ीसा से और पश्मीना क्राफ्ट है जम्मू कश्मीर का। इसको बसोहली पश्मीना भी कहा जाता है और ये एसोसिएटेड है जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के पहले एडिशन का इनॉग्रेशन किया गया है। इस फेस्टिवल को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हुआ था नई दिल्ली में। इस फेस्टिवल के थ्रू भारत के रिच मिलिट्री कल्चर और हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाएगा। के साथ साथ इसी फेस्टिवल के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत के पुराने मिलिट्री टेक्निक्स को आज के मिलिट्री डोमेन में इंटीग्रेट किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 37वें नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया गया है। इसको किस राज्य में होस्ट किया जाएगा?
37th नेशनल गेम्स होने जा रहा है गोवा में और इसका मैस्कॉट बनाया गया है मोगा को। मोगा इंडियन बिसोन से इंस्पायर्ड है। नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी 1924 में और गोवा में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया गया है? ये मिला है केरल के शहर कोझिकोडे को। और कोझिकोडे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की लिटरेचर कैटेगरी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग मिला है। ग्वालियर तानसेन का बर्थ प्लेस है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की शुरुआत हुई थी 2004 में और इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था वाराणसी। वाराणसी को भी सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग मिला था और ये मिला था 2015 में। किस राज्य ने गेंजेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल। इसके साथ साथ गेंजेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन कैंपेन की भी शुरुआत की गई है। गेंजेटिक डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था और इसके अलावा ये असम का भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। यूपी में इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे यूपी का भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। गेंजेटिक डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गेंजेटिका। ये आईयूसीएन की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं 19th एशियन गेम्स की, जो कि शेड्यूल था 2022 में, लेकिन कोरोना की वजह से इसको 2023 में शिफ्ट किया गया। एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है और ये ओलंपिक के बाद दूसरे नंबर का मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। एशियाड को इस बार होस्ट किया गया था चाइना के हांगजो में और इस बार की थीम थी हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। इसका मैस्कॉट बनाया गया था कोंगकोंग, लिन लियान और चेन चेन को और इन तीनों को एक साथ मेमोरीज ऑफ सांगनम कहा जाता है। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग था विथ यू एंड मी। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 में और पहला एशियन गेम्स होस्ट किया गया था नई दिल्ली में। भारत ने अब तक दो एशियन गेम्स को होस्ट किया है, पहला 1951 और दूसरा 1982। इन दोनों को दिल्ली एशियाड कहा जाता है। इससे पहले वाला एशियन गेम्स यानी 18th एशियन गेम्स को 2018 में इंडोनेशिया में होस्ट किया गया था और अगला एशियन गेम्स ये होने जा रहा है 2026 में जापान के शहर नगोया में। एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी। 19th एशियन गेम्स में 45 देशों के लगभग 12,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। इसमें भारत की तरफ से 655 एथलीट्स शामिल थे। ये भारत का अब तक का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिंजेंट था। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर थे हॉकी के पूर्व कप्तान और करंट गोलकीपर पीआर श्रीजेश। 19th एशियन गेम्स के मेडल टैली की बात करें तो ये भारत का अब तक का सबसे सफल एशियन गेम्स रहा। इसमें भारत ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं और ये चौथे स्थान पे रहा है। इसमें 28 गोल्ड शामिल है। पिछले एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 70 मेडल्स जीते थे। इसमें गोल्ड की संख्या थी 16। इसमें इस बार भी टॉप किया है चाइना ने, दूसरे नंबर पे है जापान और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया। अब बात करते हैं भारत की तरफ से अलग अलग खेलों में मेडल विनर्स की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शूटिंग से, जिसमें भारत ने इस बार सबसे ज्यादा गोल्ड जीता है। शूटिंग में इस बार भारत ने टोटल 22 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसमें सौरभ चौधरी शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये हैं सौरभ चौधरी।
इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह तोमर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन दोनों ने चार चार मेडल्स जीते हैं। ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ये हैं ईशा सिंह तोमर। इसके बाद इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी थी पलक गुलिया और सिफ्त कौर सामरा। ये पलक गुलिया हैं और ये हैं सिफ्त कौर सामरा। बाकी के 5 मेडल्स भारत ने टीम इवेंट में जीते हैं। अगला आता है एथलेटिक्स, जिसमें भारत ने इस बार सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। शूटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे और एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। इसमें इस बार भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रोंज शामिल हैं। एथलेटिक्स में अनु रानी भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता हो। ये हैं अनु रानी। इसके अलावा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस में जीता है इन्होंने गोल्ड। इसके अलावा तजिंदर पाल सिंह तूर ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं। अविनाश सावले ने 3000 मीटर के स्टीपल चेस में गोल्ड जीता है। इसके अलावा 400 मीटर की रेस में 4 खिलाड़ियों की इस टीम ने गोल्ड जीता है। इसके बाद आर्चरी में भारत ने टोटल 9 मेडल्स जीते, इसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और पांचों गोल्ड दिलाया है इन दो खिलाड़ियों ने, ओजस परवीन देवतले और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। इन दोनों ने 3 गोल्ड जीता है इंडिविजुअल, मिक्स्ड और मेंस और वुमेन्स के कंपाउंड इवेंट में। चूंकि मिक्स्ड इवेंट को एक ही काउंट किया जाता है, इसलिए इसमें 5 गोल्ड दिखाई देंगे। अगला है स्क्वाश, जिसमें भारत ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। इसमें पहला गोल्ड जीता है हरिंदर संधू और दीपिका पल्लिकल की जोड़ी ने। इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जीता है। इसके बाद भारत को दूसरा गोल्ड मिला है मेंस टीम इवेंट में। इसमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं और स्क्वाश की इस टीम ने हराया है पाकिस्तान को। हरिंदर संधू इस टीम में भी शामिल थे। इसके बाद बैडमिंटन में भारत ने 3 मेडल्स जीते, जिसमें एक गोल्ड भी शामिल है, और ये गोल्ड एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का पहला गोल्ड है। और बैडमिंटन में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी हैं सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी, जिन्होंने मेंस डबल्स इवेंट में गोल्ड जीता है। ये एशियन गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल था बैडमिंटन में। इससे पहले पीवी सिंधु भारत की एकमात्र खिलाड़ी थी जो एशियन गेम्स के फाइनल तक पहुंची थी। पीवी सिंधु ने 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी बीडब्ल्यूएफ की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले भारत की पहली जोड़ी बने हैं। इसके बाद टेनिस में भारत ने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी। इन्होंने मिक्स्ड डबल्स इवेंट में गोल्ड जीता है। इसके बाद सिल्वर मेडल दिलाया है साकेत मैनेनी और रामकुमार रामनाथन ने। इन्होंने मेंस डबल्स इवेंट का गोल्ड जीता है। इसके बाद अगला खेल है इक्वेस्ट्रियन या घुड़सवार। इसमें भारत ने 2 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज है, और इस खेल में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है। इक्वेस्ट्रियन को 1982 के दिल्ली एशियाड में शामिल किया गया था, जिसमें भारत ने टोटल 3 गोल्ड जीते थे। इस बार भारत ने टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज दिलाया है अनुष अग्रवाल ने। इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद क्रिकेट और कबड्डी, इन दोनों खेलों के मेंस और वुमेन्स दोनों इवेंट्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को एशियन गेम्स में पहली बार इस बार शामिल किया गया था। मेंस टीम का मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ और वुमेन्स टीम ने हराया था श्रीलंका को। इसके बाद हॉकी के मेंस टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया है और वुमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर 2024 के पेरिस ओलंपिक में अपना जगह सिक्योर कर लिया है। अगला है रेसलिंग, जिसमें भारत ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इस बार रेसलिंग में भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है।
और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं दीपक पूनिया। इसके बाद गोल्फ में अदिति अशोक ने भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया है और ये अब भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने गोल्फ में एशियन गेम्स में कोई मेडल जीता हो। तो ये थे एशियन गेम्स से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं 2023 के नोबेल प्राइज विनर्स की। नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था और टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें पहला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन और ये अवार्ड दिया गया है कैटलिन करी को और ड्रू विस्मैन को। इनको ये अवार्ड मिला है mRNA टेक्नोलॉजी पे इनके रिसर्च के लिए। इन्हीं के रिसर्च की वजह से कोविड-19 का वैक्सीन बन पाया था। अगली कैटेगरी है फिजिक्स और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के विनर हैं पियर अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एन ल्यूलियर। इन्होंने एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड का इजाद किया है जिससे लाइट के एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेस को जनरेट किया जा सकता है। ये पल्स इतना छोटा होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इमेज को प्रोवाइड करा सकता है, जिससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को एक अलग ही लेवल पे ले जाया जा सकता है। अच्छा, किसी एक कैटेगरी में नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। प्राइज मनी इन सब में इक्वली डिवाइड होता है। इस बार का प्राइज मनी था 11 मिलियन स्वेडिश क्रॉनर, जो लगभग 8.1 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर होता है। और प्राइज मनी हर बार अलग होती है और ये डिसाइड किया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। अगली कैटेगरी है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है मुंगी जी वोवेंडी, लुई ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव को। इनको ये अवार्ड मिला है क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए। क्वांटम डॉट्स बेसिकली टाइनी नैनो पार्टिकल है जिसका इस्तेमाल मेनली सोलर सेल्स, एलईडीज, लेजर और ट्रांजिस्टर इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद है लिटरेचर और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के विनर हैं यॉन फॉसे। इनको ये अवार्ड मिला है इनके इनोवेटिव प्लेज और प्रोज के लिए। ये उन चीजों को भी बयां कर देते हैं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहना है स्वीडिश एकेडमी का। अगला नोबेल प्राइज है नोबेल प्राइज इन पीस और ये अवार्ड दिया गया है ईरान की सबसे फेमस जर्नलिस्ट नरगिस मोहम्मदी को। ये एक एक्टिविस्ट हैं जो ईरान में हो रहे महिलाओं पे अत्याचार और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाती हैं। इन्होंने अपने जीवन के 31 साल जेल में बिताए हैं और अभी भी इन्हें ईरान की सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। इन पे देशद्रोह का आरोप है। नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन सारे नोबेल प्राइजेस में पीस प्राइज एकमात्र नोबेल प्राइज है जो नॉर्वे में दिया जाता है। इसके अलावा सारे नोबेल प्राइजेस स्वीडन की अलग-अलग एकेडमीज के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद लास्ट नोबेल प्राइज है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, जिसको ऑफिशियली सेवरेट रिक्सबैंक प्राइज कहा जाता है और इस अवार्ड की विनर है क्लाउडिया गोल्डिन। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और इन्होंने एक ऐसा यू शेप कर्व बनाया है जो पिछले 200 सालों में महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को रिवील करता है। तो ये थे अक्टूबर महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।